हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। जनता कैसी है भाई साहब? क्या बिड़ू? अपन बढ़िया, अपना जिंदगी भन्नाट चल रहा, मौजा में मौजा मौजा है। आज पहले पढ़ाई करेंगे ढिंचाक, पहले पढ़ाई करेंगे, फिर अपन जो है अपना होमवर्क डिस्कशन करेंगे। क्या बोलता है बिड़ू? अरे भाई राम 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 राम, क्या हाल से, किंदा हाल से? बढ़िया। तो पहले मेरे को जनता ये बता दे कि भाई ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है क्या? हाँ जी चक्रवर्ती साहब, सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम जनता, बढ़िया भंडार चल रहा है, पांडाल भर चुका, खचाखच भर रहा। तो भाई साहब पहले आज अपन पढ़ाई करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे और फिर लास्ट में जो अपना जो भी था माल मटेरियल उसको डिस्कशन कर लेंगे। पहले ये बता दो कि क्या ऑडियो और वीडियो जनता के पास भन्नाट पहुंच रहा है क्या? एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चक्रवर्ती साहब, सौरभ साहब, मिश्रा जी, साहू जी, कुमार साहब, विवेक साहब, बिल्कुल जनता के पास ऑडियो वीडियो में परफेक्ट। अभी तक किसी का भी ना नहीं है। एक शुक्ला था रे ना, नितेश राज साहब का बोले वीडियो नहीं आ रहा। नितेश राज साहब अपने इंटरनेट को थोड़ा मजबूत बना ले, रिफ्रेश कर मार पेज को। चौधरी की साइड से सब एकदम परफेक्ट चल रहा है। अरे ढोकला फिर से बोल रहा है, ढोकला फिर से आ गया, बोल रहा ऑडियो नहीं आ रहा है ढोकले, इंटरनेट थोड़ा बढ़िया लगवा सूगले है। फर्जी सिम का इंटरनेट फर्जी कंपनी का चला रहा है। तो कोठारी जी क्या बोलते हैं, करें सिनेमा शुरू? बिल्कुल, चलिए साथियों। अब बीच में चौधरी का रिदम मत तोड़ देना यार, इसमें पाप लगेगा। अगर चौधरी का कोई रिदम तोड़ता है, ये बोल के जरा आवाज नहीं आ रही, जरा फुट्टू नहीं दिख रहा, तो खोपड़ी मारेंगे देख कंप्यूटर में घुस के। इसी वक्त पर बोल दो 2 मिनट और रुक जाएंगे, आप कहो तो पेज रिफ्रेश कर देंगे, लेकिन इसके बाद फिर ऑडियो वीडियो वाला काम नहीं चलेगा। वो एक बालक बोल रहा है नेटवर्क स्लो है सर। चले एक बार एक काम कर देते हैं, रिफ्रेश मार देते हैं, जनता की पुरजोर फरमाइश। ठीक है भाई, अब जनता को रिफ्रेश मार दिया, एकदम फोटो वोटो सब आ रहा है, अब आ रहा है, एकदम भन्नाट आ रहा है। तो भाई अब मैं बोलता हूँ कि समय अपना समाप्त होता है, वेटिंग पीरियड क्या बोलते हैं कि सवालों की लड़ से नई रिएक्शन से सिनेमा शुरू करेंगे। चलिए तो साथियों पहले तो मुझे ये बताइए कि अब तक क्या पढ़ रहे थे? वीडियो कितना रिएक्शन पढ़ लिया है? अरे जनता बताए, गुप्ता जी ने बोला चौधरी 2 रिएक्शन पढ़ लिया। बिल्कुल साथियों, अब तक हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हमने बेस को मजबूत किया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट देखा, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस देखा, और काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ाव को मजबूत करने के बाद हमने जिंदगी की पहली रिएक्शन खोली थी, नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल पे एसिडिक मीडियम में आग डालते थे, बोले तो पानी उड़ा ले, केटाइन बढ़ा ले, केटाइन के बाजू वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ा ले, पाई बॉन्ड बढ़ा ले। पहला रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जिंदगी का दूसरा रिएक्शन ना था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या था उसमें? एडजेसेंट पोजीशन पे OH हुआ करता था, तो एसिडिक मीडियम डालते थे, पानी उड़ा ले, H+ बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, कोई भी एक पानी उड़ा ले, वो केटाइन बनाना, जहां पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट करवा ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? C डबल बॉन्ड O, जन्नत महसूस होने वाली है। चमक गया क्या? ये जिंदगी की 2 रिएक्शन पड़ी। आज अपनी जिंदगी की तीसरी रिएक्शन आने वाली है, नाम है साथियों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हमारी जिंदगी की तीसरा पड़ाव है। ठीक है, कुछ नहीं लिखना आ रहा है विद्यार्थी साहब, कुछ नहीं लिखना, सब कुछ लिखा हुआ है। कुल कितने रिएक्शन है ये तो चौधरी का काम है ना, तू तो पढ़ता रहा बस।
तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सच बोलो तो एक बड़ा कटोरा है। उस कटोरे में बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएंगे, तो उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बड़ा कटोरा है उसमें पहली रिएक्शन EAR जो आती है, अलसी लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को EAR के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा पहला रिएक्शन है एल्कीन की रिएक्शन, हम जब HX के साथ करवाते हैं। देखना चाहते हैं जब एल्कीन HX के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन करता है। X स्टैंड फॉर हैलोजन। साथियों अब आप मुझे वादा दीजिए कि अगले 15 मिनट में बोलता है, क्या बोलता है भाई, 15 मिनट, 2:24 हो गया, 2:34 तक चौधरी का वादा है क्या, वादा है क्या, बिल्कुल। अब बीच में कुछ नहीं तोड़ना है, कुछ लिखना भी नहीं है। इससे क्या होता है कि मास्टर का रिदम टूटता है। तो जो आप मास्टर को दुगनी मेहनत करके आपको समझा रहे हैं ना, उस समझाने पे, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। तो 15 मिनट तक वादा आपने मेरे को दे दिया, अब सुनते रहना। देखना भाई साहब, सबसे पहले क्या होगा, बीच बीच में मैं आपको टटोलता रहूंगा। एल्कीन विद HCl, HX, X स्टैंड फॉर हैलोजन, कोई भी हैलोजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन है एल्कीन विद HX, एल्कीन दिया और HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। साथियों CCl4 एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पुराने जमाने में बताया था कि कोई ना कोई रिएक्शन किसी न किसी मीडियम में जरूरत होती है। ऐसी नहीं होती है कि हवा में आएगा एल्कीन आएगा और HCl आएगा और हवा में आके दोनों भिड़ंत कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्हें किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम हमने लिया CCl4 जस्ट एज एन सॉल्वेंट, जो कि आपको पता होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ध्रुव गोयल साहब ने जैसा बताया, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का किरदार है, बाकी CCl4 का कोई भी किरदार नहीं। चलिए, तो एल्कीन विद HCl कैसे रिएक्शन होगा चौधरी को भी नहीं पता है, मैं आपका साथ चाहता हूँ साथियों। सबसे पहले बीकर में एल्कीन पड़ा होगा और उस पर आप धीरे धीरे ड्रॉप वाइज HCl डाल रहे होंगे। मुझे बताइए HCl जीवन में क्या करता है, बताइए भाई साहब, HCl मुझे क्या प्रोवाइड करने वाला है। देव साहब ने बोला, शुक्ला जी ने बोला कि साहब HCl जो है वो एसिड की तरह काम करता है और HCl जब जब बीकर में आएगा वो आपको H+ देगा। डेफिनेटली करेक्ट सोचा है। अब हम खुद मैकेनिज्म बनाते हैं। H+ गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पैसा 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 पैसा, आजू बाजू टुकुर 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 पैसा मांगा। तो पता चलता है जैसे जैसे H+ आजू बाजू देखता है, बाजू में एल्कीन जो है पाई इलेक्ट्रॉन लबालब पड़ा हुआ है। मुझे बताइए ज्यादा वीक बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मरियल होता है, वीक होता है बोले तो जब कोई गरीब जो है वो त्राही त्राही कर रहा होगा तो एल्कीन को दया आएगी और अपने मरियल पाई इलेक्ट्रॉन को उस H+ की तरफ डोनेट कर देगा। H+ को पैसा चाहिए और एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन लबालब पड़ा हुआ है। अब ये, अरे डोकला ये बोलता है पाई वीक क्यों होता है। डोकला भाई तू साथ में लोटा लेके बैठा कर और उसमें बीच बीच में चुपकी लगाता रह कर, उससे अच्छा महसूस होता है, जीवन में आनंद आता है। तो ये जो अपना H+ है, ये जो अपना H+ है ये पाई बॉन्ड बैठा है, ठीक है। तो अब ये जो है एल्कीन, डोकले साहब को बता देंगे, डोकला पहले मेरे को पढ़ा लेने दे, फिर मैं तेरे का जवाब दे दूंगा कि भाई पाई वीक क्यों होता है, ठीक है, तब तक तो इंतजार कर। सबसे पहले अपना H+ है, H+ गरीब है। अब गरीब है तो पैसा पैसा मांगा, तो एल्कीन के पास वीक पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड धीरे धीरे H+ की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे H+ की तरफ जाते हैं तो कैसे जाते हैं साथियों, फोकस वापस बनाए, ढोकले को छोड़ दीजिए। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जैसे जैसे इस H+ की तरफ जाएंगे तो किसी न किसी कार्बन की तरफ शिफ्ट होनी पड़ेगी। यूं समझिए पाई इलेक्ट्रॉन धीरे 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 एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और इस कार्बन से धीरे 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 H+ की तरफ मूव करना शुरू कर। मतलब शुरू में H+ को जब भूख लगी होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एक कार्बन की तरफ आपने शिफ्ट किया है। पाई इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इस कार्बन की तरफ, और इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हुआ होगा वो H+ को आपने धीरे धीरे दान करना शुरू कर दिया होगा। तो क्या आपको एहसास हो रहा है जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएगा, ये जब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएगा, डोकले मैंने 15 मिनट मांगे थे, तू डाउट लिखना बंद कर, कंप्यूटर से मैं तेरे को बाहर कर दूंगा, डोकले सुनता रहे। 15 मिनट वादा लिया था, बक की जनता तेरे को गालियां दे रही है इसलिए ठंड रख। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे इस कार्बन की तरफ आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन की तरफ आता है, इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव H+ के साथ आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इस कार्बन का नेगेटिव और H+ आपस में न्यूट्रलाइज होंगे तो नया फोटो ऐसा मिलेगा RCH, और ये रहा साहब CH2, और इस CH2 से हाइड्रोजन आपका कनेक्ट हो गया है ताजा ताजा। साथियों क्या आपको एहसास होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस कार्बन की तरफ बढ़ रहा था तो इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव ने हाइड्रोजन के पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन क्या आपको एहसास होता है बीच वाला कार्बन का सोबड़ा साफ हो गया है?
बिल्कुल। तो बीच वाले कार्बन के सर पे साथियों आपका बैठेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। चलिए साथियों, इतना समझ आ गया है कि सबसे पहले H प्लस को भूख लगी होगी, H प्लस एल्किन की तरफ बढ़ा होगा, तो एल्किन किसी भी एक कार्बन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएगा, किसी भी एक कार्बन की तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम के इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव, उस नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना दिया है और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। एल्किन ने जोश जोश में H प्लस को पैसा तो दे दिया है, एल्किन ने जोश जोश में H प्लस को पैसा तो दे दिया, लेकिन बाद में पता चलता है बीच वाले कार्बन का सोपड़ा साफ हो गया। मुझे बताइए कार्बन को भूख लगी है। मुझे साथियों ये बताइए, HCl ने जब आपको H प्लस दिया होगा तो साथ में कुछ और भी दिया था, जनता बता रही है मुझे, क्या दिया था बिडू? Cl माइनस। बस आगे क्या करना है सोच लिया होगा आपने, आसान सी रिएक्शन है। पॉजिटिव चार्ज है, ये भी न्यूट्रलाइज होना चाहता है, Cl माइनस भी न्यूट्रलाइज होना चाहता है, तुझे मेरी जरूरत मुझे तेरी जरूरत, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलन बना लिया है साहब। बस Cl जाके उस पर अटैक करने वाला है। अब मुझे ये बताना, जिस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है साथियों? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बताइए बताइए, जिस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है sp2, बोले तो 1 2 और एक हाइड्रोजन वाला है, टोटल साथियों इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री प्लेनर है। अगर साथियों ज्योमेट्री प्लेनर है, अगर इसका ज्योमेट्री प्लेनर हुआ, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर में है, इसका मतलब Cl माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है और Cl माइनस नीचे से भी अटैक कर सकता है, Cl माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है और Cl माइनस नीचे से भी अटैक कर सकता है। मतलब Cl एक बार ऊपर से भी अटैक करेगा और वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर देखना फोटो कैसा बनेगा साथियों, RCH और ये रहा साहब CH3। अगर इस पे Cl ने ऊपर से अटैक किया तो मैं इसे वेज में Cl बनाऊंगा, प्लस एक फोटो ऐसा भी बन सकता था, लाइन डायग्राम में बना रहा हूं साथियों, RCH3। और अगर इस पे नीचे से अटैक किया, या तो नीचे से जोड़ दीजिए या फिर जैसे साथी साहब बोल रहे हैं कि साहब डैश में क्लोरीन जोड़ दीजिए, एक बार वेज पे क्लोरीन जोड़ दिया है, एक बार डैश पे जोड़ दिया है। मैंने 2 बार इसलिए जोड़ा क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, प्लेनर था, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी साथ में ले रहा हूं, ऊपर से भी अटैक करेगा नीचे से भी। साथियों इस बार वेजलेस का प्रैक्टिकल मीनिंग है, क्योंकि जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है वो एक कायरल सेंटर है। जिन लोगों ने मेरे साथ आइसोमेरिज्म रिवीजन किया होगा शायद उनको पता होगा, ये दोनों एक दूसरे के अबाउट है, टॉप मिरर के अबाउट मिरर इमेज है। अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है और वो भी कायरल सेंटर वाला, ऑप्टिकली एक्टिव वाला है, तो बताइए साथियों आइडेंटिकल या इनेंसियोमर्स? इनेंसियोमर्स। हाँ साथियों, तो वो आइडेंटिकल नहीं है, वो अलग अलग है। बस कहानी खत्म हो जाती है। रिएक्टेंट को देखिए और प्रोडक्ट को देखिए, तो क्या हुआ है इस रिएक्शन में? सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले H प्लस ने अटैक किया, इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज है, अगले स्टेप में Cl माइनस ने अटैक कर दिया और खट्ट से आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब जनता को यहाँ पर एक डाउट क्या आ सकता है कि भाई चौधरी ऐसा क्यों किया जैसे कि ढोकले को आया था, सबसे पहले आ गया ढोकले को, ढोकला ठंड नहीं रखता है कि साथियों ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो CH2 की तरफ ही क्यों शिफ्ट किया? ऐसा भी तो हो सकता था सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ जाए, CH वाले की तरफ जाए और CH से H प्लस को पैसा दे दे, ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो हमने क्या किया, ढोकले साहब की बात को माना कि साथियों ऐसा भी हो सकता था कि पाई इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट जाए और वहां से H प्लस आप यहाँ से इस H प्लस को पैसा दें। जिन्होंने ऐसा चमत्कार किया होगा उनका इंटरमीडिएट ऐसा मिला होगा, बीच वाले कार्बन की सर पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो एक H है, एक H अभी जुड़ गया, CH2 टर्मिनल वाले कार्बन की सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। किन्हीं लोगों ने पहला तरीका आजमाया इंटरमीडिएट I1, किन्हीं लोगों ने दूसरा तरीका आजमाया इंटरमीडिएट I2। I1 को देखिए, I2 को देखिए। अब मुझे बताइए भाई साहब कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, I1 वाला या I2 वाला? अरे बता रहे ढोकला, बाकी जनता सब ने जवाब दे दिया है कि भाई साहब चौधरी I1 वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने I2 वाला रास्ता रिजेक्ट कर दिया है। बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल समझ आ गई भाई। एक कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दे, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज, बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद Cl जुड़ेगा, खट्टे से प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट को देखा, प्रोडक्ट को देखा, रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट को देखते देखते क्या आपको एहसास हो रहा है रिएक्टेंट पे कुछ ऐड होके प्रोडक्ट पे मिला है? ऐसा रिएक्शन जिसमें से रिएक्टेंट पे कुछ ऐड होके प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पे, उम्मीद है साथियों आपने 15 मिनट मेरे को दिए थे, 15 मिनट दिए थे, जनता को कहा सुख पेशेंस नहीं है, वादा वादा कर कर आगे तोड़ ताड़ देते हैं। तो ये जो है इससे आपका ही नुकसान है साथियों, मैं बताता हूँ क्या।
आपकी चैट स्क्रीन में सामने चल रही है। चलिए पहले आपको समझाते हैं, आपको ये बात जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगी। सुनिए, आप पढ़ाना उड़ा छोड़िए सब। अब क्या होगा, आप लिख रहे हैं, नुकसान आपका मैं बता देता हूँ, आप मेच्योर तरीके से समझना। चौधरी का कुछ नहीं है, चौधरी को डॉट 1.5 घंटे पढ़ाना है, 1 घंटा 30 मिनट होते हैं, कंप्यूटर बंद और गुड नाइट और राधे राधे बोलकर रवाना हो जाएगा। 1.5 घंटे में जितना तू समझेगा उतना तेरा, ना समझेगा उतना तेरा। अब इस 1.5 घंटे में 3 मिनट तू ही खुट्टी कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई तू चैट बना रहा है, लिख रहा है ना, 15 मिनट वादा दिया था लेकिन मान नहीं रहा है। अब चौधरी तेरी चैट पढ़ रहा है, कुछ समझा भी रहा है, आंखें सामने देख रही है, पढ़ा भी रहा है, रिदम टूटेगा। रिदम टूटेगा तो जो चीज बोलना चाह रहा ना वो मुंह से निकलेगी नहीं, पता नहीं कुछ और ही निकलेगा। फिर तू तबाह, क्योंकि वही पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है चौधरी, और तेरे खोपड़े में कुछ जाएगा नहीं। समझ आया रहा भाई? सुकून रखा कर, सुकून रखा कर। मास्टर जो कहता है ना, भरोसा रखा कर उस बात पे। हर लेक्चर में ऐसा नहीं है कि मैं अक्टूबर तक आपको यही दिव्य ज्ञान देता रहूंगा है। अरे वादा तोड़ देते हैं, वादा होता ही तोड़ने के लिए। अब सुन दोबारा से, अब शुरू से वापिस रिदम बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो बात क्या थी, इस रिएक्शन को देखिए, रिएक्टेंट को देख और प्रोडक्ट देख। जब तक मेरे को मजा नहीं आएगा ना, खुद को मेरे को मजा नहीं आएगा ना, मैं तेरे को मजा दे नहीं सकता। सब टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है साथियों। एवरी टीचर हैज देयर ओन मेथड। चौधरी का अंदाज ऐसा है कि पहले चौधरी को खुद को मजा आएगा, पढ़ाते पढ़ाते इंटरेस्ट बनेगा ना, तेरे को अपने आप मजा आएगा। तो पहले मेरे को मजा लेने देना भाई। तो सुन, यही तो बात है कि आनंद प्रकाष्ठा पे पहुंचते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट को देखा और प्रोडक्ट को देखा। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पे कुछ ऐड होता हो और फिर प्रोडक्ट मिलता हो, ऐसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पे कुछ ऐड होके, HCl इस रिएक्टेंट पे ऐड होके आपका प्रोडक्ट मिला है, ऐसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और मुझे ये बताइए, इस एडिशन रिएक्शन में पहला अटैक किसने किया है? H+ ने किया है या Cl- ने किया है? साथियों बताइए, पहला अटैक किसने मारा है, H+ ने या Cl- ने? जनता जवाब दे रही है H+। अब H+ मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? अरे H+ गरीब है, गरीब है तो कैसा है साथियों? इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप नंबर फर्स्ट में H+ ने अटैक किया जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था। स्टेप नंबर 2 में Cl- ने अटैक किया है। हाँ साथियों, ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ऐड हो रहा हो उसे एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, और जिसमें पहला हमला एक इलेक्ट्रोफाइल करता हो, ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। दोबारा सुनना, ऐसी रिएक्शन जिसमें से एल्कीन पे HCl ऐड होके और आपका एल्काइल क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट मिला है। रिएक्टेंट को देखता हूं, प्रोडक्ट को देखता हूं, तो रिएक्टेंट पे कुछ ऐड होके आपका प्रोडक्ट मिलता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ऐड हो रहा हो, एडिशन रिएक्शन। और पहला हमला कौन कर रहा है साथियों? H+, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। पहला हमला अगर आपका H+ एक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो उसी के बेसिस पे हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन रिएक्शन जिसमें पहला अटैक कौन करता है बेड़ू? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल करता। बस अब तो आसान सी काम है, मुझे समझ में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है बेड़ू, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले। ये एल्कीन का टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले, और T1 T2 में से एक पोजीशन पे आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अगर आपने T2 पे हाइड्रोजन अटैच किया तो T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले। बोले तो एक पोजीशन पे H+ बना ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले। एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, बस Cl चिपका ले, खट्ट से आपका Cl बन के तैयार हो जाएगा। बात कितनी खोपड़े में गई है ये सवाल खुद फैसला करेगा। ये ला भाई, अगला सवाल तेरे सामने आ गया है, इस सवाल को देख, और सवाल को देखते देखते बता कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले पता चलता है एल्कीन विद HX दिखाई दे रहा है, क्या CCl4 सिर्फ एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। बोले तो CCl4 सिर्फ सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो HCl की तरफ नजर डालते हैं। HCl आपको क्या देने वाला बेड़ू? HCl आपको क्या देने वाला है? H+ है। बोले तो पहले एल्कीन पे टर्मिनल मार्क करते हैं, टर्मिनल T1, ये टर्मिनल T2। एक टर्मिनल पे H+ अटैक करेगा, जैसे कि पिछले एग्जांपल में कर रहा था। उस रिएक्शन को देखिए, एक टर्मिनल पे H+ अटैक करता है तो दूसरे टर्मिनल पे कार्बोकेटाइन बनता है। अब मुझे बता कहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्मिनल T1 और T2 में से। अब जनता मुझे बताइए स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन, ढोकला बोला, सृष्टि बोला, गुप्ता जी बोला, पोरवाल साहब बोला, सर T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका मतलब H+ कहां जुड़ रहा होगा? H+ कहां जुड़ रहा होगा? H+ से T2 पे जुड़ेगा बेड़ू।
H प्लस T2 पे जुड़ेगा तभी T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। देख मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, देख पहले वहां पर कोई हाइड्रोजन था क्या? हाँ साहब है, वहां पहले एक हाइड्रोजन था, अब देख तेरे को दिखाई दे रहा होगा दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चमक गया करे। सबसे पहले HCl आएगा, HCl आपको क्या देने वाला है भाई? HCl देने वाला H प्लस बढ़ा ले, H प्लस बढ़ा ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बढ़ा ले। एक बार जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बढ़ गया, अब बताओ भाई अगली बारी अब मुझे जैसे लगेगा अगली बारी क्या करना है? कुछ नहीं करना, Cl माइनस चिपका ले, बस खत्म कहानी। बोले तो ये कार्बन की लड़ पड़ी हुई है और इस कार्बन की सर पे आपने Cl लगा दिया। देखिए साथियों, इस बार मैंने वेज डैश नहीं बनाया, पूछो काहे? क्योंकि इस बार वहां पर कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। जिस कार्बन पे आपने क्लोरीन बनाया वहां कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। आप चाहते हैं तो वेज डैश बना सकते हैं, बाद में लिख देना बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की टॉप मिरर होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है दैट आर आइडेंटिकल। बात समझ आ गया जी? तो इस बार मैंने वेज डैश का इस बार कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस वहां बनता नहीं है। मतलब अभी तक मेरे को जो बात समझ आई है देसी में सबसे पहले जो देसी में बात समझ आई है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, स्टेबल सी पॉजिटिव बना ले। सबसे पहला काम है स्टेबल सी पॉजिटिव बना ले, और फिर अगली वाली X माइनस एलोजन चिपका ले। ये ले भाई, एलोजन कोई सा भी लिया क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी थोड़ी ना Cl पे टिक्का लगा है। अगला सवाल देखना, पहले तो रिएक्शन पहचानना सीख। क्या एल्कीन के साथ HX दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। ये खंडेलवाल साहब बोल रहा है साहब CCl4 का क्या किरदार है? खंडेलवाल सबसे पहले लेक्चर शुरू होते ही बता दिया था भाई CCl4 का क्या काम है, जस्ट और जस्ट एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। इससे ज्यादा CCl4 का कोई भी किरदार नहीं, महज और महज एक सॉल्वेंट का किरदार निभाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी रिएक्शन होती तो हवा में नहीं होती, किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। चलो भाई CCl4 तो सॉल्वेंट है। अब आप HBr बढ़ाएंगे, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले, ये रहा टर्मिनल T1, ये रहा टर्मिनल T2। बता रहे बेड़ू भाई H प्लस एक जगह अटैक करेगा, T1 T2 में से एक जगह H प्लस अटैक करेगा, उसके बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। बता रहे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा भाई? स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? क्या बनेगा? T1 पे या T2 पे है? दादी साहब, जैन साहब, मैसूरी साहब सब ने बोला साहब T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये लो भाई T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका मतलब शायद H प्लस T2 पे जुड़ा होगा, H प्लस साइड T2 पे जुड़ा होगा तभी साथियों T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना होगा। बस अब आसान सी कहानी है। अगली बारी क्या करना है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, अगली बारी एलोजन चिपका ले। माहेश्वरी जी, भारती साहब Cl चिपकाऊं की ब्रोमीन है? अरे Cl चिपकाऊं की ब्रोमीन है? सुन लो Br चिपकाएंगे सी, तो ये है तो Cl, ये Cl है ना? अरे ये Cl ना है, CCl4 तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है बेटू। यहां से आएगा HX से, तो इस बार क्या चिपकाएगा? Cl या Br माइनस चिपकाएगा। तो बस इसके टाइम पे Br माइनस चिपका, 6 का डब्बा और इस कार्बन की लड़ पे क्या आ गया? Br आ गया, खट्ट से कहानी खत्म हो गई। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान सी रिएक्शन होगी साथियों। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखें तो बात इतनी सी समझ आती है कि भाई एल्कीन होगा, HX होगा, H प्लस बढ़ा ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसके साथ हाइड्रोजन चिपका ले, कहानी खत्म हो जाती है। सर ये वेज डैश बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं? देख वेज डैश बढ़ा सकता है, जैसे इसमें बढ़ा सकता है, बढ़ा ले। तू एक काम कर, बढ़ा ले, ये ब्रोमीन वेज पे बना ले और मिथाइल को डैश पे ले। प्लस एक फोटो ऐसा भी बनेगा साथ कि ब्रोमीन डैश पे बनाएगा, मिथाइल वेज पे बनाएगा। बाद में कह देना बोथ आर आइडेंटिकल। वो इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि ये तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं ना, ये तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। जब कायरल सेंटर है ही नहीं तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो तो आइडेंटिकल होगी ना, इसलिए वो कायरल सेंटर नहीं हुआ, इसीलिए तो आइडेंटिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई तो एक राज की बात बताएं क्या आपको? इस रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहे थे तो मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की साइड जा रहे थे तो रिएक्शन में क्या क्या बदलाव हुआ? तो पता चलता है रिएक्टेंट में आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ा है, एक पाई ब्रेक किया है, HCl का एक सिग्मा ब्रेक किया है, और प्रोडक्ट की साइड एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया, ये कार्बन हाइड्रोजन और एक Cl वाले बोले तो 2 सिग्मा बनाए हैं। देखना रे बेड़ू भाई, रिएक्टेंट की साइड से एक वीक पाई बॉन्ड, मरियल पाई बॉन्ड तोड़ा है, एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड 2 मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। मुझे बताइए
रिएक्टेंट की साइड से एक तो मजबूत सिग्मा तोड़ा है, लेकिन एक मरियल पाई तोड़ा है, वीक पाई तोड़ा है, जबकि प्रोडक्ट की साइड दो मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। मुझे बताइए ओवरऑल सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? रिलीज होगी। इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा बेटू भाई, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होगी, इट्स एन एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी समझ आ गया तो चलिए फिर रिएक्शन का ग्राफ भी बना लेते हैं। जब रिएक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो क्या क्या हो रहा है रिएक्शन में, देखना। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट I1 आया और फिर वहां से आप प्रोडक्ट P तक पहुंच गए, ये आपके प्रोडक्ट है। मुझे ये बताइए साथियों, दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहली स्टेप में बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, पहली स्टेप में बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, जबकि दूसरी स्टेप में केटाइन और एनाइन के बीच में बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी स्टेप में कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनने में कोई तकलीफ ही नहीं होती, वो तो दोनों आजू बाजू आके चिपक जाते हैं। इसका मतलब पहली स्टेप में बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। जैसा माहेश्वरी जी पूछ रहे हैं, मुझे बता दीजिए साथियों, इस रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप या दूसरा स्टेप? और अब बता रहा बेड़ू भाई, पहला वाला स्टेप जो है वो आपका RDS स्टेप होगा, वो आपका स्लो स्टेप होगा। वो इसलिए स्लो होगा क्योंकि पहले वाले में बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव खट से पास आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब RDS स्टेप कौन सा होगा, पहला वाला। नीले देव साहब बोल रहे अगर पहला स्टेप RDS, इसका मतलब पहला ही पहाड़ क्या बनेगा, ऊंचा बनेगा। इसका मतलब ये अल्लाह भाई ग्राफ भी बनाना समझ आ गया। ये रिएक्टेंट को पकड़ यहाँ से और पहला वाला पहाड़ ऊंचा बना दे, रिएक्टेंट से गया इंटरमीडिएट I1 पे, I1 से डायरेक्टली चला जाए प्रोडक्ट P पे। तो ये लीजिए साहब प्रोडक्ट P बना के तैयार कर देते हैं। हालांकि पीछे वाली रिएक्शन में जाते हैं तो दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है तो आप दो प्रोडक्ट बना दीजिए साहब। एक प्रोडक्ट ये रहा, एक प्रोडक्ट और बना दीजिए, ये लो भाई ग्राफ उठा और यहाँ से ये रहा। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से P1 P2 देखेंगे तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल ही देखने को मिलती है, बस क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनएंजियोमर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल क्या आपने ऑब्जर्व किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चोंच मैंने नीचे बनाया है। रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल साथियों मैंने नीचे बनाया है, काहे? क्योंकि इस बार रिएक्शन कैसा है बेडू, एक्सोथर्मिक। और सुना है एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे आएगा। क्या जनता को ग्राफ समझ आ गया? ठीक है। तो ये पहली वाली रिएक्शन है। अगर आप दूसरे का इन सवालों का रिएक्शन बनाते हैं तो आप प्रोडक्ट एक ही बना देना साथियों, ठीक है, बनाता रहा। अब इस रिएक्शन के ग्राफ को देखते देखते एक ख्याल आया कि मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट फास्टर चाहिए, मुझे प्रोडक्ट फास्टर चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, RDS को फास्ट कीजिए। अगर मैं कहता हूं ये पहली स्टेप RDS है, इसको फास्ट कर लेता हूं, तो दूसरी स्टेप तो ऑलरेडी फास्ट है। RDS को फास्ट करना है तो RDS में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना बेड़ू भाई। इन केन प्रकार इस केटाइन को स्टेबलाइज कर लीजिए, कैसे भी करके इस केटाइन को स्टेबलाइज कर लेंगे। ये तेजी तेजी से बनना चाहेगा, RDS बड़ी फास्टली आएगा। RDS फास्ट आएगा तो आगे वाली स्टेप तो ऑलरेडी फास्ट है, इसका मतलब प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा मिलेगा। क्या कह सकता हूँ, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। ये बात चलिए साहब इतना समझ आ गया तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C पॉजिटिव स्टेबिलिटी। हाँ साथियों, ये तो आपने रिएक्शन से देख लिया। अगर किसी को वहां से नजर नहीं आता तो ग्राफ से भी दिखा देते हैं। एमंडवा ने बोला कि देख बेड़ू भाई, ये तेरा RDS स्टेप है, ये तेरा RDS है। अगर प्रोडक्ट को जल्दी और ज्यादा मात्रा में बनाना है तो RDS का पार्ट छोटा कर, RDS का पार्ट छोटा कर। बोले तो इस ट्रांजिशन स्टेट को नीचे लेके आ, ट्रांजिशन स्टेट को पकड़ के नीचे लाना तो मैं नहीं लाऊंगा। बोले तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ट्रांजिशन स्टेट को नीचे लाना तो एमंड की याद आई। एमंड ने बोला ट्रांजिशन स्टेट जिसके भी पास में होगा उसमें उसी के कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे। बता ट्रांजिशन स्टेट के पास कौन है, इंटरमीडिएट I1 या रिएक्टेंट? ट्रांजिशन स्टेट के पास में कौन है, इंटरमीडिएट I1 या रिएक्टेंट? I1। अगर ट्रांजिशन स्टेट के पास I1 है तो I1 के कैरेक्टर मैक्सिमम, यानी इन किन प्रकार I1 को स्टेबलाइज कर ले, I1 को स्टेबलाइज कर ले, I1 नीचे आ जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ गई, पहाड़ छोटा बन गया, मतलब प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा में। I1 में कौन बन रहा है, केटाइन ही तो बन रहा भाई। तो बस केटाइन बन रहा, तो यही तो काम दिखा है। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर ले, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी और ज्यादा मात्रा मिलेगी। और अब दिमाग के चक्सू खुले गया बेड़ू, अरे खुले गया भाई, पक्का खुल गया। पुलकित पूछ रहा है
अब पुलकित का डाउट पूछना, जनता देखना अपने आप समझना। पुलकित बोल रहा है रिएक्शन हो ही क्यों रहा है, पुलकित पूछ रहा है रिएक्शन हो ही क्यों रहा है। सुगले पुलकित बाबू, टाइम पे क्लास ज्वाइन करा करो एक तो, और एक ढंग से थोड़ा सुनते रहा करो, ठीक है। एल्कीन जो है ना अपना, उसके साथ बीकर में HCl डाला। अब इस पुलकित को समझाने के चक्कर में क्या हो, पूरी वापस समझाना है। तो HCl बीड़ू सबसे पहले H+ देता है। H+ गरीब होता है, पैसा चाहिए, वो एल्कीन के पास था। मैं नहीं कर रहा, अपने आप जा रहा है ये। H+ को पैसा चाहिए, एल्कीन पे अटैक करे, केटाइन बन गया, केटाइन बन गया, वो स्टेबलाइज होना चाहता है, न्यूट्रलाइज होना चाहता है, Cl- चिपके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, हो गई रिएक्शन। बता बता भाई, पुलकित का हाथ पकड़ूं क्या HCl का? HCl खट्टे से जाएगा और एल्कीन पे अटैक कर देगा। जनता का एक डाउट ये भी हो सकता है, सर HCl ने पहले H+ ही क्यों अटैक करवाया, Cl- क्यों नहीं अटैक कर देगा? बताओ भाई, ये जवाब, इस डाउट का जवाब कौन देगा? HCl का H+ ही पहले एल्कीन पे क्यों अटैक कर रहा है, Cl- भी नहीं कर रहा। अरे साथियों, Cl- पे कैसा चार्ज है बताइए? Cl- पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। एल्कीन पे कैसा है? एल्कीन का इलेक्ट्रॉन ये भी पैसों से लबालब है। बताओ भाई, एक अमीर दूसरे अमीर पे हमला करेगा क्या? क्यों करेगा बता? गरीब जाएगा ना अमीर के पास, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ना एल्कीन के पास। ये अमीर है, ये भी अमीर है, तो Cl- अमीर पे अमीर क्यों हमला करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे क्यों अटैक करेगा? समझ आया रे? और दिमाग की बत्ती खुली क्या रे? पक्की। जनता बोल रही साहब यहाँ 2 प्रोडक्ट क्यों बने? वो थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी भाई। वो 2 प्रोडक्ट इसलिए बने क्योंकि केटाइन पे जब से अटैक करता है तो यहाँ कायरल सेंटर बन रहा है, और कायरल सेंटर पर, हाँ पुराने पाप है, पता है चौधरी को, पता है सब पुराने पाप। यहाँ कायरल सेंटर है, अगर यहाँ कायरल सेंटर है तो एक मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, एक वो होता है और एक उसकी मिरर इमेज बनती है। करेक्ट है साहब। T1 T2 कैसे मार्क करना? अरे सुगले कैसे भी मार्क कर ले, कोई जरूरी थोड़ी है। इसको T1 लिख दे, उसको T2 लिख दे, ये कैसे डाउट आ रहा है? ये डाउट तो एग्जांपल सोल्व करेंगे तभी क्लियर होंगे, ठीक है भाई। तो अब तक की कहानी इतनी समझ आई कि भाई एल्कीन पे T1 T2 मार्क कर ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया बस, खट से हाइड्रोजन चिपका, हाइड्रोजन चिपक के तैयार हो गया। अब उसमें मैंने ये भी सीखा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है। चल भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कोठारी क्या है पता है आपको? कोठारी 15 मिनट से ये पूछ रहा है कि सर एल्डोजन डेरिवेटिव चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? कोठारी तेरे को उस डाउट में इंटरेस्ट है या जो अभी पढ़ा रहे हैं इसमें इंटरेस्ट है? बता भाई कोठारी। क्लास को मजाक बना के रख दिया बस, और तो कुछ नहीं है। तेजस्वा कोठारी जी, 2-3 नाम मेरे दिमाग में आ गए हैं साथियों। चौधरी का खोपड़ी खटक गया ना, क्लास से आउट कर देंगे। यकीन मानिए एलन का कोई भी बड़े से बड़ा मैनेजमेंट होगा ना, मेरे पास विटो पावर है, अलाउ नहीं करेंगे। 3 दिन तक क्लास से बाहर रखेंगे, और दुनिया की कोई भी ताकत आपको क्लास के भीतर नहीं डाल सकती है। स्कूल मत समझ लेना, हेडमास्टर की कंप्लेन लेके आए, बाबूजी को लेके आए, सर सर सर, और फिर क्लास के भीतर डाल दिया। देख चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, विट्टो पावर अपने पास है। आलतू फालतू बात करेगा खट्ट से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये कोई डाउट है यार चलती क्लास में? सर एल्डोजन डेरिवेटिव कब स्टार्ट करोगे? सुगले ये एल्डोजन डेरिवेटिव चल रहा है, देखा? एल्कीन और ये एल्काइल क्लोराइड है, इसका नाम एल्डोजन डेरिवेटिव है। क्यों है? क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड है। एल्डोजन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको एल्डोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। एल्डोजन दिख रहा है क्या तेरे को? तो चैप्टर वही चल रहा है? गजब बात करते हो पांडे जी। अब जनता ये भी बोलती है, अरे चौधरी इनके डाउट पढ़ क्यों रहा है? तो ये जिन्हें दौड़ना देते हैं, ये व्हाट्सएप में पता है क्या लिखता है? चौधरी हमारे लाइव चैट पे चौधरी हमारे डाउट के जवाब भी नहीं देता। बता, अब ये डाउट पूछ रहा है, इस डाउट का क्या जवाब? तो कान पर रबाड़ा मारे खींच के। चल भाई, तो आते हैं, क्या पढ़ रहे थे अपन? दो देंगे कोठारी को और ढोकले को, तो अपनी नजर में आ गया, जनता पकड़ के रखना इनको। तो बात क्या थी कि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी थी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का एक तरीका है कि भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा ले, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा ले। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो तो सवालों से ही समझ आएगा। ये ला भाई, खट्टा 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 खट्टा। अब सवाल करते हैं। 3 कंपाउंड दे दिए और सवाल बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताइए साथियों। तो सबसे पहले पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड।
तीनों कंपाउंड पे आप HX की रिएक्शन करवाने वाले हैं, H प्लस का अटैक करवाने वाले हैं। और सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कौन देगा। तो इन पे आप पहले टर्मिनल T1 T2 मार्क कर लीजिए। पहले तो मुझे बताइए इस कंपाउंड का बेस्ट कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, तभी तो इन बाजू कार्बोकेटाइन के साथ कंपेयर करूंगा। तो इस कंपाउंड का सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, T2 पे या T1 पे, आप बताइए मुझे। जनता ने जवाब दिया T1 पे। तो T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के छोड़ दीजिए। अगले वाले पे फिर से T1 T2 मार्क कर देते हैं। सर ये T1 T2 कैसे मार्क कर रहे हैं, इधर T1 इधर T2 इधर T1, कैसे भी लिख ले क्या फर्क पड़ता, बताइए इसका स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, T1 पे या T2 पे। जनता ने जवाब दिया साहब T2 पे। तो यहाँ T2 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। ये तो ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, T1 T2 मार्क कर लिया साहब, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहीं भी बना ले सेम ही है। तो ये रहा साहब CH2 CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तीनों केटाइन को देख ले, पहला दूसरा तीसरा, बता दीजिए साहब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बन रहा है। बस एक ही झटके में सवाल खत्म हो जाएगा, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट। बता रहे बेटू भाई, पहला की तीसरा और पहला की तीसरा, अनुसाक्य साहब, कोठारी साहब, गुप्ता जी ने सब ने बोला क्या रहा है, पहला वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट किसकी होगी, पहले वाले की। बात इतनी सी समझ आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बना ले, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ले, फिर ले अगला सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल दे दिया साहब, दो फोटो दे दिया। सबसे पहले एल्कीन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एल्कीन पे टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले, T1 ये रहा T2, बता स्टेबल कार्बोकेटाइन कितना बनेगा, T1 पे या T2 पे है। और साथी जी बता रहे हैं, खंडेलवाल साहब, माहेश्वरी जी, सबने बोला T2 पे, क्योंकि T2 पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजीन के साथ क्या खाएगा, काजू खाएगा, काजू 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 बोले तो रेजोनेंस करेगा। ऐसे ये भी T1 है, ये भी T2 है, इसका भी स्टेबल कार्बोकेटाइन T2 पे बनेगा, ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस पहला भी कर रहा है, रेजोनेंस दूसरा भी कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है पहले की पैरा पोजीशन पे, केटाइन की पैरा पोजीशन पे OCH3, इस केटाइन की पैरा पोजीशन पे NO2। OCH3 का जिनको GOC के पड़ाव मजबूत है उनको पता होगा, OCH3 प्लस R लगाता है और NO2 माइनस R लगाता है। बता रहे केटाइन के लिए यहाँ जो केटाइन बनेगा उस केटाइन के लिए अच्छी खबर कुर्सी प्लस R की माइनस R है। और अब पहला की दूसरा, और अब पहला की दूसरा, बता रहा भाई, बता रहा कुमार साहब, शर्मा जी ने सबने क्या बोला रहा है, जैन साहब सबने बोला साहब चौधरी पहला वाला। तो बस इतनी सी बात है, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख के बताइए। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल पूछ लिया, आसान है मिश्रा जी, आसान है, सही जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसका इस घर का बेस्ट कार्बोकेटाइन बनाइए। तो ये रहा टर्मिनल T1, ये रहा टर्मिनल T2, बेस्ट कार्बोकेटाइन गावने के बिडू भाई T1 पे। क्यों बना T1 पे, काम करते ना, चेक करवा देते हैं आपको। अगर आपने T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, जिन लोगों को पता है थोड़ा सा जीओसी मजबूत है उनको खुशबू आ भी चुका होगा। बनने वाला केटाइन ऑक्सीजन का लोन पेयर और केटाइन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, लोन पेयर उसका पेट भरेगा, लोग बैक बॉन्डिंग कर दे और रेजोनेंस कर दे, ये रेजोनेंस करेगा। जबकि दूसरे वाले में जब देखेंगे तो ये जो केटाइन बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। तो बताइए साथियों, कौन सा कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल बनेगा, पहले का कि दूसरे का, पहला वाला, पहला वाला। सवाल को थोड़ा और आगे निकल सकता हूँ, मान लीजिए इसी में एक ऑप्शन ऐसा डाल देता है, यहाँ कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन, ऐसे ही यहाँ पर डाल देता कंपाउंड और यहाँ पर NO2 डाल देता। अब देखना साहब, अगर आपने T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो हेलोजन का क्या लगेगा रे, माइनस आई, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है। यहाँ पर जब T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो फिर NO2 का क्या लगेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगेगा, माइनस R इफेक्ट लगेगा। तो बताओ भाई, अब ओवरऑल पहला और चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, पहला, फिर दूसरा, दूसरा एटलीस्ट हाइपर से तो स्टेबलाइज करा है। इधर वाला हिस्सा सब में कॉमन है, ये CH3 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 ये सब में कॉमन है। डिफरेंस जो पैदा हो रहा है ना वो यहाँ से हो रहा है, वो CH3 CH3 Cl और NO2। आंसर क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा बनेगा, पहला की चौथा, चौथा। तो चौथा वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। समझ आ गया जी, छोटा सा था, चमका दिया। अब जो चौधरी बातें आपको समझा रहा था रिएक्शन के बारे में वो सारी लिख दी है चौधरी ने। किस रिएक्शन में एल्कीन हो या एल्काइन हो, किसी के साथ करवा सकते हैं साथियों आप, एल्कीन या एल्काइन, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं एक्चुअली। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे हैव लूजली बाउंडेड पाई इलेक्ट्रॉन। जो ढोकले का डाउट था ना कि सर पाई वीक क्यों होता है, ठीक है, तो ढोकले पाई जो होता है वो वीक होता है, बस यूं समझ लें। इसके लिए हमें 6वीं क्लास पे जाना पड़ेगा, 6th क्लास, शायद पास होगा है कि बाईपास है। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं क्योंकि वो साइड में ओवरलैपिंग करते हैं, बाकी जनता को पता है, ठीक है।
तो जो एल्कीन या एल्काइन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि H+ गरीब होता है, तो H+ अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अमीर ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। उम्मीद है शायद पहला लेक्चर आपको बताया होगा। न्यूक्लियोफाइल के 3 तरीके थे, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। In above addition reaction, first take was done by H+ electrophile, so it is named as electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. एक और मजेदार बात, चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट अगर कहीं कोई गुंजाइश होगी तो डेफिनेटली होगा। तो चौधरी अब तक जो सवाल करवाए उनमें क्यों नहीं करवाया रीअरेंजमेंट? अरे बिडू भाई 2 सवाल करवाए हैं, चेक कर ले। जो केटाइन पहले से बना हुआ ऑलरेडी स्टेबल है, मतलब दौड़ने की गुंजाइश थी नहीं, दौड़ने की गुंजाइश थी नहीं, बोले तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर कहीं कोई गुंजाइश आएगी बिल्कुल दौड़ेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। लास्ट पॉइंट बोलता है इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल्स। प्रदीप कुमार साहब बोले ये EAR क्या है? प्रदीप साहब लेक्चर के शुरू होते ही बता दिया था। इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें पहला अटैक H+ इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी। इसी का एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। अब दिल में ख्याल ही आता है कि मार्कोनिकॉफ क्या बना है, ये मार्कोनिकॉफ क्या बना है? तो सुन लीजिए। शुक्ला साइंटिस्ट था आदम के जमाने में, मार्कोनिकॉफ है, और उसने क्या नियम दिया दिखाते हैं आपको। मार्कोनिकॉफ क्या बोल के जाता है? बोलता है इन EAR रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन दैट कार्बन of alkene which has less number of hydrogen। ये मार्कोनिकॉफ उस जमाने में बोल के निकल गया। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे ये एल्कीन है, एक बार मुझे बता दीजिए, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर देता हूं। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बढ़ेगा? T1 पे या T2 पे? बता रहा भाई, T2 पे। इसका मतलब T1 पे शायद आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया होगा, CH3 CH और यहाँ CH3। बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है क्या? और बीच वाले पे पॉजिटिव दिख रहा है क्या भाई? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ। बस थोड़ी देर बाद उस पर आके Cl जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा। जो हमने रिएक्शन की है, मार्कोनिकॉफ भी ऐसे दुनिया भर की रिएक्शन कर रहा था। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं और फिर प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उस दौर में 16वीं शताब्दी के दौर में मार्कोनिकॉफ भी ऐसा ही कर रहा था, दुनिया भर की एल्कीन एल्काइन ले रहा था और उन पर रिएक्शन करवा रहा था और प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर रहा था। हर बार जब वो प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर रहा था तो शुक्ला ने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई साहब जब जब आप न्यूक्लियोफाइल पार्ट दैट इज द X- जोड़ रहे हैं, वो एल्कीन के उस कार्बन पे जोड़ रहे हैं जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। Cl आपने उस कार्बन पे जोड़ा है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। बताइए इन दोनों कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन के पास है? T1 के पास या T2 के पास? T2 के पास। इसीलिए T2 पे आपने Cl जोड़ दिया। बस मार्कोनिकॉफ ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते करते शुक्ला ने रूल दे दिया कि भाई जब भी आप एल्कीन एल्काइन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो तो हेलोजन को उस कार्बन पे चिपका देना जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। बस इतनी सी बात बोल के शुक्ला सुलट गया। इतनी सी बात थी, लेकिन मार्कोनिकॉफ शुक्ले को ये आइडिया नहीं था, ये वास्तविकता नहीं है रहा, ये उसका मतिभ्रम है। शुक्ला कुछ नहीं कर रहा था, कोई नियम नहीं, बस प्रोडक्ट को देखा और देखते देखते अपना नुस्खा बना दिया। देख मार्कोनिकॉफ का भी उल्टा मारते हैं। मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है और HCl की रिएक्शन करवानी है, मार्कोनिकॉफ तो क्या बोलेगा? टर्मिनल T1 T2 बता रहा है। मार्कोनिकॉफ ने बोला जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है? शुक्ला साहब ठंड रखें, शुक्ला जी बार बार कॉपी पेस्ट मत मारे, ठंड रखें। बोले तो बता रहा है T1 T2 में से स्टेबल आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है? T2 पे। तो बस मार्कोनिकॉफ ने तो ये बोला कि भाई जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर क्लोरीन को चिपका दे। यहाँ पर आपने क्लोरीन को चिपका दिया, ये प्रोडक्ट बनाया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। अब चलते हैं इसकी रियलिटी पे, वास्तविकता में यहाँ क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखूंगा तो मुझे बताइए स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनाएगा बेटू? स्टेबल कार्बोकेटाइन टेक्निकली कंसेप्चुअल वाइज जाते हैं। स्टेबल कार्बोकेटाइन T1 पे या T2 पे? T2 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब बता रहा है रुकेगा या दौड़ेगा? अरे रुकेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा, मतलब रियलिटी में तो ये दौड़ेगा, और जब दौड़ेगा तो केटाइन यहाँ पहुंचेगा और फिर फाइनली जाके इस मोमेंट पे जब रुकेगा तो रियलिटी में Cl किस कार्बन पे जुड़ेगा? दैट इज योर रियल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल है या था? और मार्कोनिकॉफ है या सुलट गया? सुलट गया।
एक्चुअली शुक्ला मार्कोनिकोव था ही पापी, कुछ कंसेप्ट से तो किया नहीं और बोलता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां चिपका दो, क्योंकि उसने एक्चुअली बस प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसने दे दिया। लेकिन जब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जैसे एग्जांपल दुनिया में आने शुरू हो गए तब तक मार्कोनिकोव तबाह हो चुका था। यानी आज के बाद कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ, एक्चुअली बोर्ड में है आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर जो है ना हैलोजन डेरिवेटिव एल्काइल हैलाइड, उसमें है। तो जब बोर्ड में आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज द मार्कोनिकोव रूल, तो आपको बस लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि मार्कोनिकोव ने ऐसा ऐसा बोल के गया, एक आधा नंबर का सवाल पूछ लेता है। हालांकि जब सवाल से प्रोडक्ट बनाने की बारी आएगी तो मुझे बता भाई मार्कोनिकोव लगाएगा या टेक्निकल तरीका, ना भाई बता मार्कोनिकोव से सवाल बनाएगा या टेक्निकल तरीके से बनाएगा, टेक्निकल तरीके से कंसेप्चुअल वाइज जाना, क्योंकि जहां कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है वहां मार्कोनिकोव सुलट जाता है। तो इस रूल का इस्तेमाल करके कभी भी प्रोडक्ट मत बनाना मेरे भाई, समझ आ गया जी। एक और आज की बात बताऊं, मार्कोनिकोव एक जगह और सुलट गया था। अगर एग्जैक्टली उसकी टेक्निकल लैंग्वेज पे जाओ ना तो इस रिएक्शन को देख, मार्कोनिकोव ने बोला कि भाई हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, टर्मिनल T1 T2 मार्क करो, तो पता चलता है इस बार दोनों ही कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बराबर है ना। अरे बता लेस है क्या कहीं पे, दोनों जगह ही बराबर है, दोनों जगह बराबर है। मार्कोनिकोव की एक्चुअल जो लैंग्वेज थी ना उसमें ये नहीं, उसने बोला व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मार्कोनिकोव यहाँ भी सुलट गया। मतलब मार्कोनिकोव दो जगह सुलट जाता है। हालांकि प्रोडक्ट बना देंगे अपन, किसी भी एक जगह बना दीजिए स्टेबल कार्बोकेटाइन, वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा साथी, ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल पे है और यहाँ आपका सी लग जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। बट ये मार्कोनिकोव तो सुलट गया, मतलब मार्कोनिकोव दो जगह सुलट जाता है, कहाँ पर जहाँ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है और जहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन आती है। समझ आ गया क्या? हेलो, बस HCl लें, HBr लें, HI लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साथियों हमने पहले भी HX में कुछ भी ले लीजिए, हमने लिया HX में, ये HBr लिया, ठीक है। चलिए फिर आप थोड़े थोड़े सवाल करते हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। और ये मार्कोनिकोव से रूल थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा दिया। देखिए थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ रिएक्शन में, सुनते रहे आप, सुनते रहे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हमने बोला ना कि आप एक पेज रखिए और उस पे 2 लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा, लेक्चर खत्म होने से पहले वादा रहा आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। हमने सॉल्वेंट जो लिया था वो CCl4 लिया था। मान लीजिए इसी रिएक्शन में मैंने सॉल्वेंट पानी ले लिया और मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैंने पानी सॉल्वेंट लिया है तो रिएक्शन में क्या बदलाव होता है। तो सबसे पहले तो एल्कीन था और HCl था, HCl आएगा वो आपको क्या देगा H+, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर देते हैं, T1 ये T2, स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए भाई साहब कहां मिलेगा, T2 पे आपने बढ़ा दिया है। अब उसके बाद क्या करते हो आप, और बता रहा भाई ये इसके आगे क्या करते हो, इसके आगे जनता आती है और Cl- का अटैक करवाती है। तभी पता चलता है कि Cl- अटैक करने ही वाला था, तभी पता चलता आज बीकर में कोई और भी मौजूद है, पानी। और अगर पानी मौजूद है तो सुना है कि ना केवल नेगेटिव चार्ज वाला बल्कि ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर संपत्ति पड़ी है, ना केवल नेगेटिव चार्ज वाला बल्कि लोन पेयर वाला भी अमीर ज्यादा होता है। इसका मतलब आज उस केटाइन का पेट भरने के लिए Cl भी अटैक कर सकता है, पानी भी अटैक कर सकता है। तो बता भाई चौधरी कौन पहले अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा या पानी अटैक करेगा। तो सुन मेरी बात ध्यान से, Cl से पहले अटैक, अटैक तो ये भी कर सकता है, अटैक ये भी कर सकता है, लेकिन पहले अटैक जो करता है वो पानी करता है। पानी से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलता है, पूछ का है वो इसलिए क्योंकि पानी यहाँ पर आज साथ में है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा एक्सिस में रहता है, मतलब बाल्टी भर के मॉलिक्यूल पड़े हैं, समंदर है पूरा। Cl के हो सकता है 1000-2000 मॉलिक्यूल हो, लेकिन पानी के जो है वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल पानी के बैठे हैं। तो बता बेटर कोलिजन कहां से होगा, चुटकी भर Cl के मॉलिक्यूल से या समंदर का दरिया पानी से रहे। अरे जनता का जवाब चाहिए भाई साहब, बताइए मेजर प्रोडक्ट कोलिजन ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां से अटैक करेंगे, Cl से या पानी से? पानी से अटैक करेंगे। तो पानी से जो अटैक होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब पानी अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा कार्बन के पॉजिटिव को, और थोड़ी देर बाद उसे न्यूट्रलाइज करेगा तो पानी का OH उस कार्बन के सर पे लग जाएगा। हाँ गिना रहा है, तो ये बनेगा साहब RCH, और पानी ने अपना OH जो है उस कार्बन के सर को दे दिया तो उसके सर पे बन गया OH। हालांकि कायरल सेंटर है तो एक ये भी बनेगा और एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा। प्लस अगर कोई चाहता है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो देखिए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में तो वहां Cl भी जुड़ेगा, RCl कायरल सेंटर ये भी है, इसका मिरर इमेज भी बनेगा। बट मेजर कौन सा बनेगा बता भाई, पानी वाला बनेगा या Cl वाला बनेगा? मेजर कौन सा बनेगा, पानी वाला या Cl वाला?
पानी वाला मेजर मिलेगा। ये आपका प्रोडक्ट साथियों मेजर प्रोडक्ट होगा, जो पानी वाला होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ आ गई होगी। एक और आज की बात बताऊं, पानी वाला ना केवल इसलिए मेजर मिलेगा क्योंकि सॉल्वेंट एक्सेस में होता, बल्कि सीएल के चारों तरफ घेराव करके भी बैठ जाता है पानी। पता है आपको, सीएल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जब पानी की लेयर बना के बैठ जाएगा, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, तो सीएल के तो चारों तरफ घेराव हो गया रे। अरे सीएल के चारों तरफ पानी घेराव करके बैठ गया तो पानी पी के सीएल इतना मोटा हो गया, मोटा पहलवान बता तेजी से चलेगा या धीरे धीरे, और अब मोटा हो गया पेट फुला के सीएल तेजी से भागेगा या धीरे धीरे, धीरे धीरे जाएगा, तब तक पानी जाके अटैक करके सुलटा देगा काम को, और तब तक प्रोडक्ट बन चुका होगा। इसका मतलब ये बता, जब सोलवेंट पानी होता, जब सोलवेंट पानी होता तो मेजर प्रोडक्ट कहां से मिलता है, एलोजन से या पानी से? मेजर प्रोडक्ट एलोजन से या पानी से? बस ये बात समझ आ जाती है, अब तो दिव्य ज्ञान खत्म हो जाता है भाई साहब। अब आपके लिए सवालों की लड़ा, पहला सवाल अब आपके लिए CW मतलब क्लास वर्क। बता भाई, सबसे पहले HCl आएगा, इस रिएक्शन पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो टर्मिनल T1 T2 मार्क कर लेते हैं। अब खट्ट खट्ट तेजी से बढ़ते हैं भाई। बता रहे स्टेबल कार्बोकेटाइन काम रहेगा T1 पे या T2 पे? T1 पे या T2 पे? T2 पे, T2 पे बना दिया। बता भाई रुकेगा या दौड़ेगा? अरे रुकेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा। कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट मिथाइल शिफ्ट करवा ले, ये ले भाई, मिथाइल शिफ्ट करवा ले। इस कार्बन की सब पे क्या बनेगा रे, पॉजिटिव चार्ज। एक बार जैसे इस कार्बन की सब पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पता फिर से दौड़ेगा या अब रुकेगा? फिर से दौड़ेगा या अब रुकेगा? अब रुकेगा, अब रुकेगा। अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना? अब बस हाइड्रोजन चिपकाना है, कुछ नहीं करना। Cl माइनस चिपका ले इसके सर पे, ये ले भाई, Cl माइनस चिपका ले, कंपाउंड बन के तैयार हो गया। इस कार्बन के सर पे क्या बन जाएगा भाई, ये लग जाएगा Cl। एकमात्र आंसर है। कोई कार्यल सेंटर वायरल सेंटर नहीं है भाई साहब, कोई कार्यल सेंटर नहीं, मतलब जो भी आंसर बना है वही फाइनल है। चमक गया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला एक बार लिया आपने HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और एक बार बोला HBr इन प्रेजेंस ऑफ पानी ले लिया है, फर्क पड़ेगा क्या? ये अमृतांशु शेखर साहब बोल रहे हैं सब कायरल सेंटर क्या होता है, तो अमृतांशु शेखर साहब आप ढोकले के घर पे जाइए और जो लोटा ढोकले के पास पड़ा है ना, दोनों साथ में लेके थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहिएगा, उससे क्या है जीवन में मजा आता रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कितने पापी हो रहे यार, मतलब 11वीं क्लास में कुछ देखा ही नहीं है क्या? अरे मान लो नहीं देखा तो चौधरी ने तो पढ़ाया था, सुन लो तब तक तो कर लेता। रिवीजन क्लास आई थी भाई 12वीं क्लास शुरू करने से, तब सुन लो क्या लग रहा है? अरे ना ना ना, 11वीं ना पढ़े, सीधी 12वीं पढ़ेंगे। अब 12वीं पढ़ ले, अब तेरे को कायरल सेंटर नहीं पता तो पढ़ ले 12वीं, मजे ले। तो टर्मिनल T1 T2 मार्क कर देते हैं, ये रहा टर्मिनल T1, ये रहा टर्मिनल T2। ठीक है, तो पहले वाला पहले बनाते हैं, फिर पानी वाला भी बना देंगे। बता भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए? स्टेबल कार्बोकेटाइन बता रहा है, अरे T1 पे की T2 पे है। सृष्टि जी ने बोला, नागर साहब ने बोला, गुप्ता जी ने बोला, सबने क्या बोला रहा है, T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया भाई। उसके बाद बता HBr ने आपको क्या दिया होगा, जब इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे होंगे तो HBr ने आपको H+ दिया होगा, H+ का अटैक करवा। बता भाई रुकेगा, दौड़ेगा या फुटेगा? रिंग एक्सपांशन होगा, बिल्कुल फुटेगा। फुटेगा तो कैसे फोड़ना था, सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। केटाइन से रिंग की तरफ आइए और इनका पहला बॉन्ड तोड़िए, तोड़ दीजिएगा। इस पे बनाइए पॉजिटिव के बाजू में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, नया नेगेटिव पुराने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, एक 6 मेंबर रिंग का निर्माण होने वाला है। 6 मेंबर रिंग बना दीजिए 5 और 6 तहजीब से। जब आपने 6 मेंबर रिंग बनाया, ये लीजिए बिल्कुल भाई, मैंने 6 का नंबर बढ़ा दिया है। नंबरिंग वापस कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। एक नंबर पे 2 मिथाइल अभी भी मौजूद है। बताइए भाई साहब, एक नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है या था? था। 2 नंबर पे नेगेटिव चार्ज है। तो 2 नंबर पे नेगेटिव चार्ज बना ले, ये लीजिए। सॉरी, अरे 2 नंबर पे गलत बोल गया भाई, 2 नंबर पे नेगेटिव चार्ज है या था? ये भी था, ये भी था, ये कुछ नहीं। 6 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था या है? 6 नंबर पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिए साथियों, 6 नंबर पे बना देते। बताओ भाई रुकेगा या फिर दौड़ेगा? फिर दौड़ेगा, एक बार और दौड़ेगा, एक बार दौड़ेगा तो ये बढ़ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप में कौन आएगा रे, Br-। बस Br- आ गया तो ये लीजिए, आपने Br वाला प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया है। यहाँ पर आप लगा दीजिए ब्रोमीन। चमका गया रे बिड़ू, यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगा दिया। मान लीजिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पानी होता तो
HBr इन प्रेजेंस ऑफ पानी होता तो यहां तक तो सेम ही होता। इसके लास्ट स्टेप में कुछ नहीं मेंशन है साथियों, देखिए सिर्फ क्वेश्चन मार्क मेंशन है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना। अगर इसे पॉसिबल पूछना होता तो पॉसिबल लिख के देता, कुछ नहीं मेंशन है, इसका मतलब मेजर बनाना। बता मेजर बीआर वाला बनेगा या OH वाला? मेजर प्रोडक्ट बीआर वाला या OH वाला? बिल्कुल जनता ने परफेक्ट जवाब दिया साथियों, OH वाला बनेगा, ये वाला OH वाला। समझ आ गया साथियों? अभिषेक नेताजी बब्बर साहब बोल रहे हैं साहब लास्ट स्टेप नहीं समझे हैं, तो लास्ट स्टेप में अभिषेक साहब ये है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमने करवाया, मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ आ गया, और इसके टाइम पे HBr था तो Br माइनस आया और इसको जाके टेक कर दिया, ब्रोमीन वहां लग गया। पानी होता तो सॉल्वेंट वाटर लग जाता। अभिषेक साहब बात समझ आ गई है क्या? सर वाई Br वाला मेजर नहीं ढोकले साहब, Br वाला मेजर नहीं है, सुन पात से क्या Br वाला ऊपर मेजर है, नीचे HBr वाटर है, तो नीचे का मेजर ये है, ठीक है। सर दूसरा मिथाइल पॉजिटिव चार्ज पर क्यों गया? क्योंकि उसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कहते हैं। लावी गर्ग साहब उसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कहते हैं। सर पॉजिटिव चार्ज ऊपर क्यों गया लास्ट स्टेप में? साथियों इसको मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। ये CH3 जो है वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा। उम्मीद है साथियों आपने शायद कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कभी पढ़ा होगा। तो CH3 यहाँ, सर H भी तो माइग्रेट कर सकता था गजोदर भैया, एक नंबर के कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, बोले तो कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए CH3 यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया है। ओ तो वो पॉजिटिव चार्ज आप ऐसा बना लीजिए, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो एक काम कीजिए, पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। आप खुश हैं? आप एक बार यहाँ बना लिया, वो बात भाई सेम ही है, पहले वाला ये वाला सेम ही है, बट उनको पसंद नहीं आ रहा, ये ले ले अच्छे से बना देते हैं। चलो लास्ट वाले स्टेप में इस कार्बन पे आप ब्रोमीन लगा देना, ये लीजिए, पहले वाला और अभी वाला सेम ही है, ठीक है। ऐसे इस कार्बन पे आप आएंगे तो यहाँ पर आप OH लगा देना, ये आपका मेजर मिल जाएगा। करेक्ट है जी? इतनी बात समझ आ गई क्या? और मौजा ही मौजा है कि नहीं है भाई? ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई पूछे कि सर ये बताओ कि ये मेजर तो बढ़ गए लेकिन कितने पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनने हैं, तो साथियों इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री और इन्वॉल्व करूं तो 2 कायरल सेंटर है, तो टोटल आंसर यहाँ से 4 आएंगे। ऐसे यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, टोटल आंसर 4 आंसर आएंगे। n = 2 और अनसिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला 2⁻2 लगा देना। चमक गया क्या? अरे ढोकले 8 नहीं आएंगे आज तो, ढोकला सही में सुन लो गया। तो 2⁻, ये अलग क्वेश्चन है, इसको A मार्क कर, ये अलग क्वेश्चन है, ये B मार्क है, अलग अलग सवाल है भाई। मनीष कुमार साहब बोल रहे हैं पानी वाला मेजर कैसे हुआ साथियों? क्योंकि वाटर है, तो पिछले ही रिएक्शन में मनीष साहब हमने बताया है कि पानी वाला वहां पर मेजर होगा। ये देख मनीष, HCl के साथ हमने वाटर लिया है, तो वाटर जब लेते हैं तो पानी मेजर इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, एक्सिस में होता है, और Cl का चारों तरफ से घेराव भी कर लेगा। सर H का भी होगा ना पानी घेराव, H का भी पानी घेराव करेगा, सही बात है साथियों, बट कहानी है कि H की साइज बहुत छोटी होती है तो पानी घेराव करके भी कुछ नहीं निकलेगा, वो जाके एल्किन पे अटैक कर ही देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल लूं क्या? ये बताओ, इतना समझ आए तो सवाल का दर्जा थोड़ा बढ़ाता हूं। रामन राज साहब कहते हैं सिर्फ Cl को पानी घेरता ही क्यों है? तो रमन राज साहब हम आपको बोलेंगे डेली के डेली आप क्लास नोट्स पढ़ते रहिए। एक लेक्चर हमने पढ़ाया था पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वाला, और उसी के जस्ट आगे हमने पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। वहां पर हमने घेराव करके दिखाया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है। और अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि Cl जो है ना, इसके सर पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर जो होता है इसमें हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, Cl पे नेगेटिव है, तो Cl का नेगेटिव हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, इसे लोग हाइड्रेशन भी कहा करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सवाल बढ़िया वाला देख भाई, HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन, रमन राज साहब ने थैंक्स बोला, उनको समझ आ गया है। HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन करवा रहा है, वो बोला नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, तो बताओ। सक्षम गुप्ता साहब बोला है सर ऊपर वाला ज्योमेट्रिकल नहीं काउंट करेंगे क्या? सक्षम गुप्ता साहब हमने ऑप्टिकल में हम आपको खुद बताया है, आइसोमेरिज्म रिवाइज किए हैं, अगर आपने नहीं किया हमारे साथ तो आइसोमेरिज्म लेक्चर का लास्ट 2 लेक्चर के हैंडआउट्स आप ग्रुप में पढ़े हैं, देखना
कि जब जब साइक्लिक सिस्टम में कायरल सेंटर होते हैं तो जीआई सेंटर अलग से काउंट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी काउंट हो चुके होते हैं। सक्षम गुप्ता जी के आपको याद आया है, जब जब साइक्लिक सिस्टम में कायरल सेंटर होते हैं फिर अपन जीआई सेंटर अलग से नहीं काउंट करते हैं, वो ऑलरेडी काउंट हो चुके होते हैं। सक्षम जी यस और नो में जवाब लिखिएगा, तुरंत लिखिएगा। ओके ओके। आदर्श बोल रहे हैं सर T1 का CS2 CS3 कैसे हुआ, T1 का CS2 CS3 कैसे हुआ है, T1 का CS2 कहाँ CS3 हो गया। आदर्श इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो T1 पे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर टर्मिनल T1 T2 मार्क करते हैं। ये रहा टर्मिनल T1, ये रहा टर्मिनल T2। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, बताइए साथियों। T1 पे या T2 पे? T1 पे, ये T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया। उसके बाद आप इस पे Cl जोड़ेंगे, तो Cl जोड़ेंगे। देखिए साथियों, ऊपर वाले जो वेज वाला मिथाइल है, ये वेज में फिक्स करके दिया, डार्क लाइन में फिक्स करके दिया, तो इसको आप हिला नहीं सकते, ये वेज का वेज में रहेगा। इसके साथ आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इस कार्बन पे जब थोड़ी देर बाद Cl जुड़ेगा, जब इस कार्बन पे Cl जुड़ेगा, Cl माइनस का आप अटैक करवाएंगे, तो वो Cl वेज में भी जा सकता है। Cl वेज में जाएगा तो इस मिथाइल को डैश में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर sp3 है तो मुझे बताइए ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर? ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो वहां दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऊपर वाले को अभी भी आप नहीं छू सकते हैं क्योंकि वो सवाल में फिक्स करके दिया है, फिक्स करके दिया। लेकिन Cl जो है, चूंकि इसके टाइम पे प्लेनर ज्योमेट्री है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन साथियों sp2 है, अगर sp2 है तो Cl जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, Cl आपका नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब Cl डैश में भी लग सकता है, Cl वेज में भी लग सकता है। अगर Cl डैश में लगता है तो फिर मिथाइल को झक मार के वेज में जाना पड़ेगा। दोनों कंपाउंड को देख के बताइए कि दोनों सेम है या अलग अलग है। और अगर दोनों अलग अलग है तो मुझे ये भी बता दीजिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना मिला, कितना प्रोडक्ट मिला है बेड़ू भाई? 2 ठो प्रोडक्ट मिला है। मेरा सवाल है इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या रिश्ता है, इन दोनों के बीच में रिश्ता बताइए। सृष्टि जी, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं इन दोनों के बीच में रिश्ता बताइए। आइडेंटिकल इनेंशियोमर्स या डायास्टीरियोमर्स? हाँ, बत्ती चलेगी, चौधरी जिंदा है। तो साथियों, जिन्होंने मेरे साथ आइसोमेरिज्म रिवाइज किया होगा, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ आइसोमेरिज्म रिवाइज किया होगा, अबे 16 अप्रैल के महीने में ही करवाया, अभी करवाया 15 अप्रैल के बाद में, कि कुछ कायरल सेंटर एज इट इज रह जाए और कुछ पलट जाए, कुछ कायरल सेंटर एज इट इज रह जाए और कुछ पलट जाए, ऐसे कंपाउंड इनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। गुप्ता जी ने, डोकले साहब ने डोकले को अब चमका जाके कहा, सर इस बार तो मेरे को भी जवाब आता है, इनका आंसर क्या आएगा रे? डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। अगर किसी को ये भी बताइए डायस्टीरियोमर्स है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक भी याद आती होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनेंशियोमर्स को नहीं सेपरेट कर सकते, लेकिन डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। याद आया अगर भाई? बोले तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक लगाएंगे, इस कंपाउंड को नाम दे दे ए, इस कंपाउंड को नाम दे दे बी, ए और बी को क्या सेपरेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ए अलग बिकर में जाएगा, बी अलग बिकर में रहेगा, तो बता नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिलेंगे, एक या दो? दो वाले। समझ आ गया? अगर प्रियांशु साहब, टाक साहब, सृष्टि जी, तिवारी जी, सब ने जवाब दिया। कितने मिलेंगे ना नंबर ऑफ फ्रैक्शन है? 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। अरे लाइट चौधरी की गई है, तेरी थोड़ी गई है। सुगले चौधरी दिख रहा है ना, चेहरा दिख रहा है, चेहरे से ज्यादा कार्बन दिखने चाहिए, चमका जा रहा भाई। फिर सवाल और 10 दूं कह रहा है, अरे झेलेगा क्या? अरे मृणाल अग्रवाल साहब, ये इनेंशियोमर्स नहीं होंगे, इसके लिए ये देख, कुछ कायरल सेंटर एज इट इज है और कुछ पलट गए। इनेंशियोमर्स में क्या होता है, जितने भी होते हैं सारे पलट जाते हैं, ये वेज वाला वेज में ही है, इसका मतलब वो इनेंशियोमर्स नहीं है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? वो डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए, सवाल को दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या किया, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर दिया, T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, Cl को जोड़ा। चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो Cl ऊपर से भी अटैक करेगा, Cl नीचे से भी अटैक करेगा। चूंकि कायरल सेंटर है तो वेस्टेज का स्वाभाविक है बनना, और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। साथियों, ये सारी चीजें आपको तभी समझ आ सकती हैं जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपका बेस मजबूत है, और इसके लिए हमने रिवीजन किया था। तो ऊपर और नीचे से अटैक करके आपने 2 फोटो बनाए,
सवाल में ये मिथाइल डार्क पोजीशन में पहले से फिक्स है, तो इसके साथ आप छिड़कानी ना करें। अब इन दोनों कंपाउंड में रिश्ता देखेंगे तो दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि ब्लैक वाला मिथाइल अभी भी ब्लैक वाला वेज में ही है, फिक्स है, जबकि ये वाला पलट गया है। कुछ कायरल सेंटर एज इट इज हो जाए और कुछ कायरल सेंटर अगर बदल जाते हैं तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। तो ये डायस्टीरियोमर्स है, और डायस्टीरियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से अपन फ्रैक्शनाइज कर सकते हैं, तो इसके आपको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। करेक्ट है, और बात समझ आएगी? ठीक है, फिर अगला सवाल है, अगला और दासु है, वो समझ आएगा तभी ये समझ आएगा। सर सेम ही तो लग रहा है। हाँ सृष्टि जी बोले वो बर्फ वाला, बिल्कुल सृष्टि जी आपको सही से याद आ गया, बर्फ वाला। चौधरी ने एक चीज भी फालतू नहीं पढ़ाई है, जितनी पढ़ाई थी ना वो सोच समझ के पहले वही पढ़ाई थी जो चौधरी को पता था आगे काम आएगी। चौधरी 1.5 क्षणा था। तो अब देख के बता मेरे को। सर ये सवाल तो हमें लग रहा है पीछे वाला सेम ही है ना भाई, सेम ना है, सेम ना है, सवाल में थोड़ा सा फर्क है। देख क्या फर्क है, पिछले सवाल में ये मिथाइल फिक्स करके दिया था, वेज डेस में फिक्स करके दिया था, वेज फिक्स करके दिया था। इस बार फिक्स नहीं है, इस बार फिक्स नहीं है। इसका मतलब सवाल तो आगे बाद में बढ़ाऊंगा। ये इस कार्बन पे जिसपे मिथाइल लगा, मुझे ये बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक बार सुनेंगे और फुल फोकस से सुनेंगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मुझे बताइए इस कार्बन की ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है इसका मतलब यहाँ पर वेजडेस बनेगा, इसका मतलब जो दिखाया गया है CH3 वो मतिभ्रम है, वहां वेजडेस का बनना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये सवाल जो दिया गया है वो एक तरीके से मतिभ्रम पैदा कर रहा है। पहले सवाल ठीक से बना, सवाल खुद 2 ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सवाल ऐसे एग्जिस्ट करेगा या फिर सवाल ऐसा भी तो हो सकता था कि ऊपर वाला जो मिथाइल है वो आपका डैश में बैठ जाए। पहले तो सवाल ही ऐसा बनेगा भाई, पहले सवाल तो ठीक बना ले। ये तेरा सवाल है साथियों। अब इस सवाल पे बारी बारी से HCl का अटैक करवा, तो इस पे भी HCl का अटैक करवा, इस पे भी पॉसिबिलिटी है या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, जनता ने पकड़ भी लिया है। और जब HCl का अटैक करवाएंगे तो ये मिथाइल वेज पे, यहाँ Cl आपका वेज पे रहेगा, मिथाइल डैश पे जा सकता है, प्लस एक बार ऐसा भी हो सकता था कि Cl डैश पे चले जाए और मिथाइल वेज पे आ जाए, ऊपर वाला मिथाइल वेज का वेज में है। इसमें करते हैं तो ऊपर वाला डैश का डैश में रहा, ऊपर वाला डैश का डैश में रहा, नीचे वाले पे Cl वेज में जाएगा तो मिथाइल डैश में जाएगा, Cl डैश में जाएगा तो मिथाइल वेज में आ जाएगा। करेक्ट है। तो बता रहा वीडू P1 P2 P3 और P4 कितना प्रोडक्ट मिला रहा है? 4 ठो। सवाल पूछा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक लगाएंगे तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा? टुकुर 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 देखता रहा, और देखते देखते मुझे ये एहसास हुआ कि चौधरी जब मैं पहले और चौथे को देखता हूं तो ये इनहेंसियोमर है, टॉप मिरर के बाद है क्या रे? और ऐसे ही आपको एहसास हो रहा है दूसरा और तीसरा ये भी इनहेंसियोमर आ रहा है क्या भाई? हाँ, अगर P1 और P4 इनहेंसियोमर्स है साथियों, तो जब आप बीकर में आग लगाएंगे, ये बीकर पड़ा तो P1 प्लस P4 एंड P2 प्लस P3 ये दोनों यहीं रह जाएंगे, और P1 और P4 जो है ना वो उड़ गए और दूसरे बीकर में आ जाएंगे। इधर P1, P4 आ चुका होगा, बता रहा है P2 P3 यहीं रह गया, P1 P4 इधर आ गया। कितना फ्रैक्शन मिला बेटू? 2 ठो। यहाँ पर मिले आपको नंबर ऑफ फ्रैक्शन 2 ठो। तो इसी के साथ आज के समाचार हैं या थे समाप्त होते हैं। तुम कहो तो एक मिसलेनियस टाइप का सवाल और करने गया है, बस एक ही सवाल है, बस छोटा सा लेक्चर था आपका, एक सवाल और कर ले, मजा आएगा। ले भाई सवाल को गौर से देख, और सवाल को देखते देखते ये जरूर कह देना कि इस सवाल का आज की रिएक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ रहे थे? आज हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले तो ये बता ये कौन सी रिएक्शन है? पहले सवाल को तेरा थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं, इतना ही देख, बता रहा है कौन सी रिएक्शन है, इतना ही देख। जनता ने सही पकड़ा भाई।
देख वीडियो अब तक 3 रिएक्शन पढ़ लिया हमने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोल, पिनाकोलोन, और आज के लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन पहले खोपड़ी में पता होनी चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई। हाँ साहब अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम, आग लगाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, बड़ी आसानी से बना देते हैं। चौधरी ने इसका आसान से समझाया कि सबसे पहले H+ बढ़ा ले, जैसे H+ बढ़ाएंगे पानी उड़ा ले, ये रहा साहब आपका OH2 पॉजिटिव। अगले स्टेप में पानी उड़ेगा, पानी उड़ता हुआ नजर आएगा तो इस कार्बन की सर पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। बता भाई रुकेगा या दौड़ेगा, रुकेगा या दौड़ेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा तो दौड़ा ले, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अगले कार्बन को अल्फा मार्क कर ले, ये रहा साहब अल्फा 1, ये रहा अल्फा 2, ये अल्फा 2 है तो ये भी अल्फा 2 है। अल्फा से हाइड्रोजन हटा ले, पाई बॉन्ड बढ़ा ले। किसी ने अल्फा 1 से हटाया, किसी ने अल्फा 2 से हटाया। एक बार जब अल्फा 1 से हटाऊंगा तो फोटो ऐसा बनेगा, एक बार जब अल्फा 2 से हटाऊंगा तो फोटो ऐसा बनेगा। 5 का डब्बा, ये कार्बन की लड़, और यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड। मेजर प्रोडक्ट बता रहा भाई, तो बता भाई लाल वाला की नीला वाला, लाल वाला की नीला वाला, लाल वाला मेजर मिल गया तो ये आपका ए मिल गया, ये आपका बी मिल गया। समझ आ गया जी, लाल वाला आपका मेजर मिल गया। ये सवाल तो समझ आ गया, लेकिन सेम सवाल दिया होता है, H+ भी दिया है लेकिन आग नहीं दी। कोठारी बोल रहा है मेजर क्यों है, अरे कोठारी मेजर इसलिए है क्योंकि इस पे पाई बॉन्ड के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कोठारी दिमाग खोला कर थोड़ा, तेजस्वा कोठारी दिमाग खोला कर। इस एल्कीन के पास 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कोठारी समझ आ गया क्या भाई? हाँ माहेश्वरी जी जनता है, कोठारी जी को डोगली को अक्सर बोलते रहते हैं मारो इनको है। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद देखेंगे तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ आ गया? कोठारी जी यस सर बोल दिया, चलिए परफेक्ट है, ठीक है। एक बात ध्यान रख ले भाई, ये जो मजाक मजाक चलता है इसको दिल पे मत लेना, ठीक है? कोठारी के ढोकले चौधरी की बातों को दिल पे मत लेना। मास्टर है आपका, हंसी मजाक खेलता रहेगा, तुम्हारे बहाने से किसी और को मुस्कुराने का मौका मिल जाता, मस्त रहा, ठीक है? बाकी इन ढोकले को और कोठारी जी को कुछ भी बोलने का हक जो है वो सिर्फ और पेटेंट चौधरी के पास है। बाकी कोई बोलेगा कुटाई कर देंगे, ठीक है? तो आ जा ले भाई। तो 0 से 5 डिग्री यही कम दिया है, लेकिन इसमें बदलाव क्या किया है? चीज तो सेम ही दिया है, बट ये बोल रहा है कि एसिडिक मीडियम में 0 से 5 डिग्री। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं है, एक ही OH है, अभी भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, बस फर्क इतना है कि आग नहीं है। यही सिखाना चाह रहा था। ए और बी ये तो आपको आता है, ये जो नया सवाल है इसमें क्या होगा? तो साथियों सुनना, H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, पानी खटैक करके बाहर जाएगा, यहां तक कोई बदलाव नहीं है। यहां से पानी बाहर भी जाएगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। यहां तक सिस्टम को कोई भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ सेम ही चलेगा जो पहले चल रहा था। बदलाव अब आएगा। ये जो लास्ट स्टेप होती है ना, केटाइन के बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ा ले और पाई बॉन्ड बना ले, इसमें आपको आग की जरूरत पड़ती है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ आप हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में सिस्टम को एनर्जी चाहिए होती है। अब आज चूंकि आग नहीं है, 5 डिग्री दिया है, इसका मतलब बाजू वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा या नहीं रहा है? और बाजू वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा या नहीं? नहीं टूटेगा। सिंगल साहब ने बोला नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो अब क्या करें? एनर्जी दी नहीं आपने, बॉन्ड आगे टूटेगा नहीं, अब क्या करूं? सिस्टम ऐसा बैठा रहा, बैठा रहा, और बैठने के बाद न्यूट्रलाइज तो होना चाहता सर, क्या करूं क्या करूं? तो पता चलता है जब आपने यहां से पानी बाहर निकाला था सेकेंड स्टेप में, क्या बीकर में पानी अभी भी मौजूद है? बॉन्ड टूटने जितनी सफिशिएंट एनर्जी तो आपने नहीं प्रोवाइड की, लेकिन बीकर में पानी तो अभी भी जो निकला था वो तो पड़ा है ना। देखिए इस सवाल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑन द स्पॉट तुम्हें खुद ही सोचना है। ऐसा कोई रिएक्शन हमने जिंदगी में पढ़ा भी नहीं और शायद पढ़ेंगे भी नहीं, ये तो तुम्हें तुम्हारा आईक्यू लेवल जजमेंट करेगा। तो ये केटाइन है, न्यूट्रलाइज तो होना चाहता है क्योंकि न्यूट्रल प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो केटाइन को पता चला है कि इसके जीवन में इसी बीकर में पानी मौजूद है, बस फिर इसकी जिंदगी को खुशियां मिल गई। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर खट्टे से इस केटाइन को पैसा देगा और देते ही उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। पानी अपना OH उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को देगा और फिर यहाँ पर OH लगा दिया, ये लीजिए बन गया, कह रहे न्यूट्रलाइज पड़ा है। लक्ष्य उपाध्याय साहब ने बोला है। तो फर्क क्या पड़ा है? फर्क इतना सा पड़ा है कि अगर आपने आग लगाई होती है तभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, अगर आग नहीं लगाते हैं तो एल्कीन नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा साहब? बस आग नहीं लगाओगे तो देख और चमत्कार, अल्कोहल से अल्कोहल बना दिया। ये भी अल्कोहल था, ये भी अल्कोहल है, बस रीअरेंज करवा के अल्कोहल बना दिया। तो बिना आग के हमने अल्कोहल से अल्कोहल ही बना दिया है। समझ आ रहा है? तो ये ले भाई, एक तभी तो लीक से हटके कुछ है, कुछ अलग सोचना पड़ा है।
बस इसीलिए मिसलेनियस टाइप का सवाल बना दिया है। क्या बोलता है बेड़ू? सभा का समापन होता है। चल भाई आज का डिस्कशन कर लेते हैं। रेज नंबर 7 पे आएंगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव की सीट पे आ जा। सीट पे डाउट पूछ भाई, खट्टा 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 खट्टा। पहले तेरे को ये भी करवा देते हैं, क्या डाउट भेज देते हैं। भास्कर साहब बोल रहे हैं साहब वेज डेज कब बनाना है? देख भास्कर साहब, वेज डेज तो आप हमेशा बना सकते हैं, क्योंकि केटाइन sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्लोरीन ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक कर सकता है। वेज डेज तो हमेशा बन सकता है, लेकिन ध्यान ये रख कि कायरल सेंटर जब बनता है ना प्रोडक्ट में, तभी उस वेज डेज का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो उस वेज डेज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। ठीक है, चलिए और बताइए। चेतन सिंगल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। सिंगल साहब, अरे के खोल दिया भाई, सीट खोलना था ना। हाँ ये ले। सिंगल साहब का डाउट किधर गया? लास्ट वाला, लास्ट वाला तो सिंगल साहब बात ऐसी है कि लास्ट वाले में कुछ किया ही नहीं हमने, बस ईट नहीं दिया है। ईट हमने सिंगल साहब नहीं दिया है, तो बस इतना सा काम करना है आपको कि लास्ट स्टेप में वो एल्कीन नहीं बनेगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोठारी बोल रहा है लास्ट में आपने पैरा पोजीशन पे, कोठारी पैरा वैरा कुछ नहीं है, पैरा पोजीशन बेंजीन के लिए डिफाइन होता है। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में कोई डाउट? हाँ, फर्स्ट वाले में मैं बता देता हूँ, ये जो Br2 है ना, ये हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके पास आएगा, लेक्चर में ही आएगा। इलेक्ट्रोफाइल में Br2 जो है वो क्यों इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बताइए। पराशर साहब क्या भेज रहे हो? फोटो वेटो किसकी भेज रहे हो? चौधरी की फोटो, चौधरी को भेज रहे हो? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब तक नहीं हो रहा था, शायद लास्ट क्लास तक नहीं हो रहा था, आज का लेक्चर पढ़ने के बाद अब हो जाएगा। क्या है? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देख, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? T1 पे। तो T1 पे बनेगा तो ये ले T1। बोल रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है। ऐसे बारी बारी से बी सी सबको चेक कर लेना। डी वाले पे देखेंगे तो T1 T2 स्टेबल कार्बोकेटाइन बता भाई। डी वाले में स्टेबल कार्बोकेटाइन T1 पे या T2 पे? T1 पे या T2 पे? T2 पे बनेगा। T2 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये बनेगा, ये NH2, यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब साथियों देखना इसका डिग्री, तो कार्बन से एक साइड में कार्बन, एक साइड में कार्बन, ये 2 डिग्री है। NH2 डिग्री में काउंट नहीं होता, बोले तो कार्बन से 2 ही कार्बन कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन था। समझ आ गया जी? क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है वो बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोकेटाइन। देखिए, बोल रहा है इट इज ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेनर। गलत बात है। मान लीजिए आपने CH3 पॉजिटिव लिया होता तो ट्राइगोनल प्लेनर था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये ऑलवेज ने कवड़ा कर दिया, क्योंकि ये भी तो केटाइन ही है, और डबल बॉन्ड वाला केटाइन ले लिया है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर ज्योमेट्री होगा, तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन बी कैसे टूटेगा? तोड़ देते हैं। टर्मिनल T1 टर्मिनल T2, बताइए साहब स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? जनता से जवाब चाहता हूं, T1 पे या T2 पे है? तो T1 पे पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा भाई साहब। बढ़ा दीजिए T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये रहा साहब CH2 CH3 यहाँ पर। वो इसलिए बनेगा क्योंकि इसके बाद 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक बार फिर से 3 डिग्री वाला ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, और बताइए। क्वेश्चन नंबर अप टू 6 किसी को भी कोई डाउट? एकांश राठौर साहब बोले क्वेश्चन नंबर 6। एकांश राठौर साहब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ब्रेड्स रूल फॉलो करना है। ये सी वाला ऑप्शन ब्रेड्स रूल को वायलेट करता है। ब्रेड्स रूल क्या होता है? लीस्ट लाइकली बोले तो ये ब्रेड्स रूल को वायलेट करता है। ब्रेड्स रूल क्या होता है? प्लीज रेफर जीओसी नोट्स। आदित्य साहब बोल रहे हैं फिफ्थ का डी ऑप्शन। फिफ्थ के डी ऑप्शन में बोल रहा है विच कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। आदित्य साहब बारी बारी से हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से आप चेक कर लीजिएगा, तो इसके पास 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है।
इसके पास 3 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन लॉन पेयर से रेजोनेंस कर रहा है, तो ये रेजोनेंस का मुनाफा एकमात्र ऑप्शन में मिल रहा है, तो मोस्ट स्टेबल सी ही मिल जाएगा। डी वाला ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th में किसी को कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8th जो था वो क्लास नोट्स में है, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। क्वेश्चन नंबर 9th के एफ में जनता को डाउट आ सकता है, क्लास नोट्स में है। बाकी आसान आसान से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th मैं बता देता हूं, अक्सर जनता को डाउट आता है, अच्छा सवाल है, डाउट आने लायक भी है, सुनिएगा साथ। क्वेश्चन नंबर 10th को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोकेटाइन, अंडरलाइन द वर्ड कार्बोकेटाइन। खुशहाल तिवारी जी क्वेश्चन नंबर 8 क्लास नोट्स में है, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। कि कार्बोकेटाइन बनाने की एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन यानी कि हो क्या रहा है, इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, ऊपर मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का मारेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो तोड़ने में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इस सप्लाइड एनर्जी का नाम होता है एंथैल्पी। मतलब ये कितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं। पहला वाला बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इंटरमीडिएट I1, ये I2, ये I3 और ये I4। जब किसी भी बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सप्लाइड एनर्जी के बाद आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अरे देख लिया छोरे, 6 का डी देख लिया, जो समझा रहा हूं वो तो समझा दूं है। अर्षित शुक्ला, शुक्ला कहेगा। तो बात क्या थी कि भाई कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो तोड़ना था वो तोड़ना है, तोड़ने में कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो सप्लाई एनर्जी आप कर रहे हैं साथियों, ये एंथैल्पी है। अब यूं समझिए, बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन अगर आपका स्टेबल बन रहा है, अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो आपको हल्की सी एनर्जी है, हवा का झोंका मरेगा और कार्बोकेटाइन फट से बढ़ जाएगा। लेकिन बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल बन रहा है तो मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का मारे जा रहा है और बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं। मुझे बता भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला वाला हाइपर कर रहा है, दूसरा वाला रेजोनेंस कर रहा है, तीसरा वाला और ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, चौथा वाला तो कुछ ना कर रहा। जिसके टाइम जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे पहले से बैठा हुआ पाई बॉन्ड, उस पे बैठा हुआ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तीसरा वाला। अगर तीसरा वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, तो फुल हवा के झोंके से टूट जाएगा। एक बार हवा के झोंके से टूट गया है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, यानी थर्ड वाले में डेल्टा सबसे कम लगेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर थर्ड सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का कहने का मतलब है थर्ड वाले से सेकंड वाला ज्यादा, फिर फर्स्ट वाला और चौथा वाला सबसे ज्यादा। आंसर क्या जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। अब ले भाई हर्षित शुक्ला साहब का भी डाउट ले लेते हैं। हर्षित शुक्ला साहब ने बोला कि साथियों 6th का डी बताना भाई शुक्ला जी के लिए। शुक्ला बोल रहा है लीस्ट लाइकली, शुक्ला शुक्ले 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट मानना है, बाकी सब कार्बोकेटाइन पॉसिबल तो है ना। सी वाला तो ब्रिजेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन कभी बढ़ेगा ही नहीं। कितनी बार लिखता है शुक्ला सा, डाउट पूछता है, ब्रेड रूल पड़ गया शुक्ला, क्या बोलता है रे बिड़ू? क्वेश्चन नंबर 9th का एच पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th का एच ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 9 के एच में देखेंगे तो कैटाइन जो है वो यहाँ से यहाँ रीअरेंज होना चाहता है भाई साहब, यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तभी इसको जन्नत महसूस होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस करेगा। चमका गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी भी पूछा जा रहा है, सारे बता देता हूँ सुन लो। 4th वाला बी बोल रहा है इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए साहब, कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है CH3 में, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉन्ड में साथियों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब केटाइन जो होता है उसके वैलेंस शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात 2 है, आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सूर्य प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं 7th का ए ऑप्शन।
विच कार्बोकेटाइन वुड यू एक्सपेक्ट टू रीअरेंज? अरेगेरिकेटाइन फिलहाल जो है इस वक्त पर इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपने इसे थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया तो पहले आप यहाँ ले आएंगे, एक्चुअली यहाँ आएगा नहीं क्योंकि इसके पास अब 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब ये रीअरेंज नहीं करेगा। करेक्ट है जी। डन डन। चलिए साहब आज के समाचार समाप्त करते हैं, सभा समापन करते हैं और जो हमारा रेस नंबर 7 था उसको अगली क्लास में डिस्कशन में। ये भी हैंड आउट दे देते हैं आपको, डिस्कशन वाला भी। तो आज का कुछ नया होमवर्क नहीं है साथियों, बस रेस नंबर 7 जो है वही आज का होमवर्क होगा, जो है हमने डिस्कस नहीं की। अगली क्लास का होमवर्क एग्जाम रेस नंबर 7 होगा। ठीक है जी, बाकी जनता के डाउट क्लियर हो गए क्या? सारे क्लियर हो गए, मजा आ गया? चलिए फिर ठीक है, राधे राधे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ओके साथियों, अलविदा अलविदा, बाय बाय।